नमस्कार, सी मुकेश शर्मा। कॉस्टिंग अकाउंट्स एंड टैक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज पढ़ने वाले हैं गुडविल की वैल्यूएशन इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या पढ़ने वाले हैं? गुडविल इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। दो गुडविल क्या होती है? सबसे पहले तो गुडविल एक इंटेंजिबल असेट है। क्या है? इंटेंजिबल असेट है। आप लोगों को पता है असेट जो होती है दो तरह की होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। फिक्स असेट टू टाइप्स की होती है फर्म के केस में, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो ये गुडविल जो है इंटेंजिबल असेट के अंदर आती है। इंटेंजिबल असेट का मतलब जो असेट हम लोगों को दिखाई नहीं देती, जिसको हम फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, जिसको हम टच नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं इंटेंजिबल असेट। फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन की क्या जरूरत पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ती है हम लोगों को? हम फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करते हैं? देखो, उसके कुछ रीजंस हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेस दी हुई है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। जब हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं किसी फर्म की, तो कौन कौन से केसेज हैं? कई बार आप लोगों को इस पर एक ऑब्जेक्टिव मतलब 1-2 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है कि वो रीजंस लिखो जहां पर हम, जिनकी वजह से हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। उन केसेस को लिखिए जहां पर हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। तो नंबर 1 है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अ फर्म। कौन सी फर्म? हम पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो उस केस में गुडविल की वैल्यूएशन होगी। दूसरा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का एडमिशन होता रहता है, रिटायरमेंट भी होती रहती है। तो अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में किसी नए पार्टनर का एडमिशन हुआ है तो उस केस में भी गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है हम लोगों को। तीसरा है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी फर्म की किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या कोई फर्म का कोई पार्टनर रिटायर हो जाए तो हम लोगों को गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। इसके बाद है अगर कोई पार्टनरशिप फर्म की सेल हो जाए, सेल ऑफ अ पार्टनर शिप फर्म। और लास्ट वन है केस आता है अमलगमेशन का। अमलगमेशन हम लोग बी कॉमर्स में पढ़ते हैं। इन केस ऑफ कंपनीज, जब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर अमलगमेशन नाम की चीज़ पढ़ेंगे। अमलगमेशन ऑफ टू और मोर फर्म। अगर कोई कम से कम दो पार्टनरशिप फर्म या दो से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म मिलकर एक नई फर्म बना लेते हैं तो उसको कहते हैं अमलगमेशन। तो ये 5 केसेज हैं जहां पर अगर उनमें से कोई एक केसेज होता है तो हम लोग क्या करते हैं? गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं फर्म के केस में, पार्टनरशिप फर्म के केस में। इन केसेज में हम क्या करते हैं? गुडविल की वैल्यूएशन निकालते हैं। तो ये तो क्यों निकालते हैं, ये इसके रीजंस क्या है, इसका ये तो हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया। अब होती है पार्टनरशिप फर्म की गुडविल जो है कितनी तरह की होती है। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो गुडविल के बारे में बताता है कि उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, उसकी कैसे वैल्यू लिखेंगे, उसके मेथड्स के बारे में बताता है, उसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है ये बताता है, उसका अमोर्टाइजेशन कितना होगा ये बताता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बताता है हम लोगों को गुडविल के ट्रीटमेंट के बारे में। तो वो कहता है कि गुडविल 2 तरह की होती है। नंबर 1 परचेज गुडविल, और 2 सेल्फ जनरेटेड गुडविल।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से पता लगे गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है, कैसे उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि जो गुडविल हमने मार्केट से परचेज की है, पार्टनरशिप हमने किसी गुडविल को परचेज किया है, किसी बिजनेस से परचेज किया है, केवल वही गुडविल एक असेट मानी जाएगी और केवल उसी को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल एक असेट नहीं मानेंगे और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखेंगे। तो ये जो हमारी परचेज गुडविल है, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में हमारे को रिकॉर्ड करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड, यानी कि जो परचेज गुडविल है उसकी वैल्यूएशन का जो अमाउंट है, जो भी तरीका जिस तरीके से वैल्यूएशन करेंगे उसका जो अमाउंट आएगा वो हम लोग बुक्स में लिखेंगे। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल के केस में हम लोग वो अमाउंट, जो भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसकी वैल्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखेंगे, उसको हम असेट ही नहीं मानते। ये भी है कि जो परचेज गुडविल है वो भी एक तरह से वो इंटेंजिबल असेट ही है, उसको हम फिक्स असेट के इंटेंजिबल पार्ट में ही दिखाएंगे। ये होगी। अब हम बात करते हैं परचेज गुडविल क्या होती है। अभी हम लगा परचेज गुडविल को लिखना है बुक्स में, तो ये पता तो होना चाहिए ना परचेज गुडविल होती क्या है। वो गुडविल जिसके लिए कि हमने कुछ अमाउंट पे किया है, चाहे वो कैश में किया हो चाहे काइंड में किया हो, यानी कि जो पेमेंट की है, पेमेंट, चाहे वो पेमेंट कैश में हो या काइंड के अंदर हो। जरूरी नहीं कि हमने किसी गुडविल की जो परचेज की है वो हमने कैश में पेमेंट की, हो सकता है कि हमने उस पेमेंट को काइंड में भी किया हो, उसके आगे इसको चीज़ दी हो, कोई असेट दे दी हो या कोई स्टॉक दे दिया हो, कुछ और भी दे सकते हैं, किसी का कंपनी के शेयर दे दिए हमने, तो वो भी काइंड में कहलाएगा। तो गुडविल परचेज करते समय हम उसकी पेमेंट जो करते हैं, पेमेंट सबसे पहले तो पेमेंट की जानी चाहिए। पेमेंट जो हम करते हैं वो कैश में करें या काइंड में करें, उसको कहते हैं परचेज गुडविल। कैसे निकालते हैं परचेज गुडविल? मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, एक एक्स एंड कंपनी फर्म है, एक्स एंड कंपनी फर्म है, इसका से लिख देते हैं, एंड वाई कंपनी मान लेते हैं। ये एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, जिसमें एक्स और वाई पार्टनर है। इसने ए और बी फर्म को परचेज कर लिया। परचेज बिजनेस ऑफ ए एंड बी, ये भी एक पार्टनरशिप फर्म है, हमने इसको खरीद लिया है। ठीक है, मान लो ए एंड बी फर्म की इसकी जो नेट एसेट है, नेट एसेट वो है 8 लाख रुपए। यानी कि हमने ए एंड बी फर्म की नेट एसेट निकाली। नेट एसेट आप लोगों को मालूम है कि कंपनी की टोटल एसेट साइड का जो अमाउंट होता है उसमें से अगर मैं कंपनी की फर्म की आउटसाइडर लायबिलिटी मैनेज कर दूं, जो बाहर वालों को पैसा देना है, तो मेरी आ जाती है नेट एसेट। ठीक है, 8 लाख रुपए है। और जो परचेज अमाउंट पे किया है किसने, एक्स एंड वाई ने, परचेज अमाउंट वो है 10 लाख रुपए। तो अब हमने क्या किया कि एक्स एंड वाई ने ए एंड बी फर्म को परचेज किया 10 लाख रुपए में, जिसकी बिजनेस की वैल्यू 8 लाख रुपए है। जो 10 लाख रुपए हम दे रहे हैं 8 लाख की वैल्यू के अगेंस्ट, तो एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए की पेमेंट है, वो गुडविल के लिए पेमेंट की गई है और इसको परचेज गुडविल कहेंगे। तो गुडविल कैसे निकालेंगे? 10 लाख माइनस 8 लाख 2 लाख। इसका मतलब क्या है, गुडविल को कैसे परचेज करते हैं? जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम लोगों के पास 2 ऑप्शन होते हैं। नंबर 1, हम बिजनेस को बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करें, और नंबर 2, हम किसी जिस चीज़ के बिजनेस को हम स्टार्ट करना चाहते हैं उस बिजनेस को किसी रनिंग बिजनेस फर्म से परचेज कर लें। जब फ्रेश बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली हम लोगों को प्रॉफिट नहीं होता उस बिजनेस से। हम लोगों को कुछ टाइम 10 साल 15 साल 5 साल पीरियड लगता है जब हम उस बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम उसी बिजनेस में डील करने वाली किसी फर्म को, रनिंग बिजनेस को परचेज करते हैं, तो हमें इनिशियली
प्रॉफिट होने लग जाता है, तो उस प्रॉफिट जो हमारे को इनिशियली हो रहा है उसकी नेचुरल है, उसके लिए हम लोगों को कुछ उस बिजनेस को, जिस बिजनेस को हम परचेज कर रहे हैं उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, उसकी वैल्यू से ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, वो उस फर्म की गुडविल कहलाती है। तो हमने निकाला, हमने जो ए एंड बी फर्म थी उसकी गुडविल, उसकी नेट एसेट की वैल्यू, उस बिजनेस की वैल्यू थी 8 लाख रुपए, और उस बिजनेस को परचेज करने के लिए एक्स एंड वाई फर्म ने, जो कि परचेजर है यहाँ पर, उसके लिए पेमेंट किया 10 लाख रुपए। तो जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट किए उसको कहते हैं गुडविल ऑफ द ए एंड बी फर्म। ठीक है, सर समझ आ गया। तो हमने केवल क्या करना है, परचेज गुडविल को ही बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना है, असेट साइड में दिखाना है, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम लोगों को नहीं दिखाना है। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को भी हम लोग देख लेते हैं कि होती क्या है, एक बार हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में। सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होता है कि एक पार्टनरशिप फर्म है, उन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, कुछ साल चलाया, तो जो पार्टनर्स ने एफर्ट्स की उस बिजनेस को चलाने में, तो उससे उस बिजनेस की वैल्यू कुछ बढ़ती चली जाती है। उसकी जो बिजनेस की जो फर्म की वैल्यू है वो उसमें कुछ एडिशन होता है। तो जो टाइम के साथ साथ पार्टनर्स या मैनेजमेंट की एफर्ट्स की वजह से किसी बिजनेस की वैल्यू में जो इंक्रीज होता है, एडिशन होता है, उसको कहते हैं गुडविल। और वो गुडविल सेल्फ जनरेटेड होती है, और उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से हम लोग असेट नहीं मानते और उसकी वैल्यू नील होती है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग नहीं दिखाते। तो ये गुडविल की टाइप हो गई, रीजंस हो गए कि गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करते हैं, किन वजह से गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, ये सब चीज़ें हो गई। अब आती है मेथड की बात। गुडविल की वैल्यूएशन के मेथड कितने हैं इन पार्टनरशिप फर्म। मेथड ऑफ वैल्यूएशन। हमारी बुक्स में गुडविल की वैल्यूएशन के लिए 3 मेथड दिए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनके हम अकॉर्डिंगली गुडविल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म वैल्यूड करते हैं। नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये डिसाइड हो गया गुडविल की वैल्यूएशन के 3 तरीके होते हैं, 3 मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अब जो है ये तो डिसाइड हो गया कि हम लोगों को 3 मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। अब जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसके भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। स्टैट्स में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि एवरेज 2 तरीके से निकाली जाती है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। ये हम लोग पढ़ चुके हैं अपनी स्टैट्स के अंदर। एवरेज, इस मेथड के अंदर जब हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे तो बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा, केवल एवरेज निकालने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो सिंपल जो एवरेज मेथड है उसकी भी 2 पार्ट हो गए, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। तो आज हम जो सबसे पहला मेथड करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, और उसका भी पहला पार्ट करते हैं सिंपल एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म। सिंपल एवरेज मेथड से मैं गुडविल की वैल्यूएशन कर रहा हूं, तो मुझे क्या चाहिए, गुडविल निकालना है सिंपल एवरेज से। सिंपल एवरेज मेथड। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, और उसमें भी सिंपल एवरेज मेथड हमारा पहला है। तो गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल पहले फार्मूला देख लेते हैं। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। हमने क्या लिखा, गुडविल की वैल्यूएशन निकालने के लिए हमने फार्मूला लिखा एवरेज प्रॉफिट निकालना है,
और नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुडविल को, उस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देना है। और यहाँ बात हो रही है सिंपल एवरेज की। जब वेटेड एवरेज की बात करेंगे सिर्फ वहाँ पर एवरेज निकालने का तरीका चेंज होगा, बाकी सब कुछ यही रहेगा। यहाँ सिंपल एवरेज है, ये सिंपल एवरेज, और वहाँ पर वेटेड एवरेज रहेगा। तो हमने क्या किया, गुडविल की वैल्यूएशन के लिए सिंपल एवरेज चाहिए, मुझे एवरेज प्रॉफिट चाहिए और नंबर ऑफ ईयर ऑफ गुडविल परचेज दी। ये तो मेरे को जनरली एग्जाम में दिया होता है, इसको ये भी देख लेंगे होता क्या है। पहले हम करते हैं बात एवरेज प्रॉफिट की। एवरेज प्रॉफिट के लिए हम लोगों को क्या कहा होगा, क्वेश्चन में कुछ सालों के प्रॉफिट दिए होंगे। जिस बिजनेस को हम खरीद रहे हैं, जिस बिजनेस को हम परचेज कर रहे हैं, उसके कुछ सालों के हमारे को प्रॉफिट और लॉस की फिगर दी होगी। हम लोगों को क्या करना है, जितने साल का कि एवरेज प्रॉफिट को लेने के लिए क्वेश्चन में कहा गया, उतने साल के प्रॉफिट को हम जोड़ेंगे और जितने सालों का हमने प्रॉफिट लिया है उतने टोटल नंबर ऑफ ईयर से हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल एवरेज हम लोगों को निकालनी है, तो सिंपल एवरेज निकल जाएगी और उसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ गुडविल परचेज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि कहा गया है कि गुडविल जब एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकलेगा या सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकलेगा तो प्रॉफिट शुड बी नॉर्मल, यानी कि जितने सालों के भी प्रॉफिट हम लोगों को लेने हैं वो सारे के सारे नॉर्मल होने चाहिए। उसमें कोई एबनॉर्मल फिगर ऐड या लेस नहीं होनी चाहिए। हमने कोई उसमें से ऐसी फिगर माइनस नहीं की हो जो एबनॉर्मल हो और ऐसी ही कोई फिगर प्लस ना की हो जो कि एबनॉर्मल नेचर की हो। अगर ऐसा कुछ किया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोगों को वो एबनॉर्मलिटी पहले वहाँ से हटानी पड़ेगी और प्रॉफिट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर, और उन नॉर्मल प्रॉफिट को ऐड करने के बाद हम लोगों को सिंपल एवरेज निकालनी पड़ेगी और नंबर ऑफ ईयर गुडविल परचेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब बात आती है कि जब एवरेज प्रॉफिट की बात होती है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो मैंने कहा कि हम लोगों को नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए बड़ा आसान तरीका है, एबनॉर्मलिटी हटा दो प्रॉफिट के अंदर से। जो प्रॉफिट की फिगर आप लोगों को दी हुई है उसमें से एबनॉर्मलिटी हटा दो। तो एबनॉर्मलिटी कैसे हटेगी, हम लोगों को क्या करना है, प्रॉफिट की फिगर उठानी है। प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एक फिगर आपको यहां पर दी हुई है और आपने उस फिगर को यहां जो भी जैसे 2016, 17, 18 के अलग अलग सालों के प्रॉफिट दिए हैं, ईयर बाय ईयर आपको क्या करना है, उस फिगर जो फिगर दी हुई है आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट की, वो आपको यहां पर लिख लेनी है और कुछ चीजें उसके अंदर ऐड और लेस करनी है। ऐड और लेस क्या करनी है, ऐड करना है हमारे को। देखो जब हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, हम लोग प्रॉफिट लॉस निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि सारे एक्सपेंसेस और सारे इनकम माइनस कर देते हैं। सारे एक्सपेंसेस हम सेल में से माइनस करते हैं, चाहे वो नॉर्मल हो एबनॉर्मल हो, और सारी इनकम प्लस कर देते हैं, चाहे वो नॉर्मल हो एबनॉर्मल हो। तो मुझे क्या करना है, जो प्रॉफिट मेरे पास है उसमें एबनॉर्मल जो एक्सपेंसेस लॉसेस मैंने माइनस किए हैं उनको दोबारा से ऐड बैक कर दूंगा, और एबनॉर्मल प्रॉफिट और गेन जो मैंने प्लस किए हुए इनकम निकालने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए, उनको मैं माइनस कर दूंगा। तो मेरा जो आएगा प्रॉफिट नॉर्मल है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट की फिगर दी हुई है इसमें मैंने सारे हर तरह के एक्सपेंसेस, हर तरह के लॉसेज माइनस किए हुए हैं और हर तरह की इनकम और प्रॉफिट मैंने प्लस किए हुए हैं इस प्रॉफिट को। तो हमने क्या करना है, उसको नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट हमने नॉर्मल बिजनेस कोर्स ऑफ बिजनेस में कमाया हो, जिस चीज को बिजनेस जिस चीज में डीलिंग करता हो उसके द्वारा कमाया हो, उसको कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसमें तो सारी एबनॉर्मल चीजें भी ऐड लेस हैं, तो उसको हमें रिवर्स बैक करना पड़ेगा। हमने प्रॉफिट की फिगर उठाई और उसमें ऐड किया हमने एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, एबनॉर्मल लॉस कहते हैं इसको, एबनॉर्मल लॉस। जैसे मेरे को कोई लॉस बाय फायर हो गया हो, कोई मेरी स्टॉक जल गया हो और कोई चोरी हो गई हो, वो मैंने प्रॉफिट लॉस में डेबिट किया हो, प्रॉफिट निकालने के लिए उस फिगर को मैंने माइनस किया होगा। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, उस प्रॉफिट को उस लॉस को वापस से ऐड कर दूंगा। जैसे लॉस बाय फायर, कोई स्टॉक का लॉस हो गया और भी किसी तरह का लॉस जो कि बिजनेस नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड ना हो, बिजनेस से नॉर्मली रिलेटेड ना हो, वो हम यहां पर ऐड कर देंगे। यहां पर मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक है सर, इसी तरह ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। इसी तरह से कई बार क्या होता है कि बिजनेस के अंदर हम फिक्स एसेट को सेल कर देते हैं, परचेज भी करते हैं, सेल भी करते हैं। तो उस सेल करने पर हम लोगों को
बिजनेस को लॉस हो जाता है, लेकिन वो लॉस जो है हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट तो कर दिया, माइनस तो कर दिया प्रॉफिट निकालने के लिए, लेकिन वो जो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और उसे मुझे दोबारा यहां से प्लस करना पड़ेगा केवल नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। दूसरा हो गया हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये मुझे यहां पे प्लस करना पड़ेगा। पहला मैंने ऐड किया कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, वो मैंने ऐड किया। इसी तरह से अगर कोई फिक्स एसेट को बेचने पर, फर्नीचर को बेचने पर, प्लांट मशीनरी को बेचने पर, बिल्डिंग को बेचने पर, फर्नीचर को बेचने पर अगर मुझे बिजनेस को कोई लॉस हुआ है तो वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। इसके बाद हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक होते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के, यानी प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने ओपनिंग स्टॉक भी लिखा है और क्लोजिंग स्टॉक भी लिखा है, दोनों फिगर हमारी प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर आती हैं। ओपनिंग स्टॉक हमारा डेबिट साइड यानी एक्सपेंसिव साइड आता है और क्लोजिंग स्टॉक हमारा इनकम साइड आता है। अगर मैंने सपोज करो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन ज़्यादा लिखी हुई है, यानी कि मैंने एक्सपेंसिव साइड को बढ़ाया हुआ है, तो मेरा प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट की फिगर कम आ रही है। मुझे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड करना पड़ेगा। जितना मैंने ओवर वैल्यूड किया, मान लो 1 लाख था, मैंने 1.5 लाख उसकी वैल्यू ले ली, तो 50,000 जो ओवर वैल्यूएशन की फिगर है वो मुझे केवल ऐड करनी, टोटल स्टॉक को ऐड नहीं करना, मुझे केवल ओवर वैल्यूड जितनी फिगर हमने ज्यादा ली हुई है, नॉर्मल से ज्यादा ली हुई है, वो मुझे ऐड करनी है। कितनी? ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक की बात कर सकते हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक को मैंने कम लिखा हुआ है तो नेचुरली मेरा प्रॉफिट कम आ रहा है, तो मुझे उसे ऐड करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसको भी मैं यहां पर ऐड करूंगा। इसके बाद कुछ एक्सपेंसेस हमारे होते हैं जो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, जो हमारे हर साल नहीं होते हैं, कभी कभी होते हैं, किसी साल में हो गए किसी साल में नहीं हुए, तो वो भी मेरी नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है। अगर इस तरह का कोई एक्सपेंसेस है जो नॉन रिकरिंग नेचर का है, रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस जैसे सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस होते हैं, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हमारे किसी किसी साल में होते हैं, कभी कभी होते हैं, तो वो भी मुझे यहां पर प्लस करने पड़ेंगे। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। लास्ट वन, कई बार बाय मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं कि किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। सपोज करो मैंने 5,000 का कोई फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर मेरा फिक्स एसेट है, उसे बैलेंस शीट की टेंजिबल एसेट साइड के अंदर जाना चाहिए, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, टेंजिबल एसेट में दिखाएंगे उसे, लेकिन गलती से कई बार क्या होता है कि मैंने किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से अपने प्रॉफिट निकालने के लिए माइनस कर दिया, यानी डेबिट कर दिया प्रॉफिट अकाउंट के अंदर, तो वो भी मुझे यहाँ प्लस करना पड़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि इस तरह का कोई एक्सपेंसेस है, मैंने किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो कि एसेट है हमारी, उसको मैंने प्रॉफिट अकाउंट में माइनस कर दिया प्रॉफिट निकालने के लिए, तो उसे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये तो मेरी ऐड की बात होगी सर। अब आते हैं लेस पर। इनकम साइड में भी कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम लोगों को हमारे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट से कंसर्न नहीं है, नॉर्मल बिजनेस कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो फिगर भी मुझे यहाँ से माइनस करनी है। जैसे मैंने कहा कि एबनॉर्मल लॉस, इसी तरह से कुछ एबनॉर्मल गेन भी हो सकते हैं हमारे। नंबर 1 एबनॉर्मल गेन, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल, जहां पे यहाँ लॉस की बात हो रही थी, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, यहाँ पर एग्जांपल हो सकता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। दूसरा हो सकता है एबनॉर्मल गेन हो गया हमारा। इसी तरह से
नॉन रिकरिंग इनकम हो सकती है। जैसे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस की बात हो रही थी, ऐसी इनकम जो हमारे को रेगुलर नहीं होती है, लेकिन हमने यार प्रॉफिट निकालने के लिए प्लस की हुई है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। ये मेरी माइनस हो गई, ठीक है। नॉन रिकरिंग इनकम, ये भी मेरा यहां माइनस हो गया। तीसरा है मेरा, जैसे स्टॉक की बात हो रही थी, मैंने कहा ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक मैंने यहां ऐड किया था, और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मैंने यहां लिखा था। ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मैंने यहां प्लस किया था। इसका उल्टा अगर होगा तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर हमारे पास है ऐसी कोई फिगर कि जहां पर हमने ओपनिंग स्टॉक का कुछ वैल्यूएशन अमाउंट कम किया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन ज़्यादा किया हुआ है, तो यहां भी उसको मैं माइनस कर दूंगा। फोर्थ है मेरा और लास्ट है जो मुझे एडजस्टमेंट के रूप में लेना है, कि अगर सपोज करो पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन है और वो मैंने यहाँ पर डिडक्ट नहीं किया हुआ है, तो मुझे यहाँ माइनस करना पड़ेगा। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, पार्टनर्स की सैलरी जिसे कहते हैं हम लोग, इफ नॉट डिडक्टेड, अगर डिडक्ट किए फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोगों ने उसका एडजस्टमेंट इसको निकालने के लिए माइनस नहीं किया तो मुझे यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, और जो बैलेंस मेरा बचेगा ये मेरा कहलाएगा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। और ये फिगर मुझे हर साल की जो प्रॉफिट मुझे दिए हैं, ये मुझे हर साल हर ईयर वाइज प्रॉफिट की फिगर मुझे अलग अलग निकालनी पड़ेगी। नॉर्मल प्रॉफिट, मान लो सुबह मुझे 4 साल का प्रॉफिट दिया, और अगर किसी साल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वो ऐसे कैसे ले लेंगे, और जिस साल में एडजस्टमेंट है ईयर वाइज मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उन 4 सालों की फिगर में नॉर्मल प्रॉफिट निकालूंगा, 4 सालों को ऐड करूंगा, और 4 साल का टोटल प्रॉफिट को मैं नंबर ऑफ ईयर जो 4 है मेरे उससे डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा सिंपल नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि मुझे क्वेश्चन में चाहिए। तो ये प्रॉफिट की बात होगी। अब हमारा गुडविल का फार्मूला क्या था सर, दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से हम गुडविल को कैसे निकालते थे। देखो, मैंने बात का एवरेज प्रॉफिट मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर भी एवरेज निकालने के 2 तरीके होते हैं, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। तो मैं यहां पर क्या डिस्कस कर रहा हूं, सिंपल एवरेज। तो अब तो मेरा गुडविल निकालना बहुत आसान हो गया, इक्वल टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये नॉर्मली हम लोगों को क्वेश्चन में दिए होते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा ब्रीफ में इसका डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे निकालना है, क्या होता है ये। सपोज करो मैंने एक रनिंग बिजनेस को परचेज किया। जिस बिजनेस को मैंने परचेज किया वो बिजनेस उस समय कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहा था, तो जो परचेजर फर्म है वो ये वो देखना चाहती है कि जो नॉर्मल प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ चेंज इन ओनरशिप, यानी कि जब परचेजर ने सेलर से बिजनेस को परचेज कर लिया तो ओनरशिप चेंज होगी सेलर से किस पर आ गई, परचेजर पर। उस समय जो प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट वो सेलर फर्म अर्न कर रही थी, वो कितने साल तक जो परचेजर फर्म है कंटिन्यू उस प्रॉफिट को अर्न करती रहेगी, उसे कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। और नॉर्मली ये क्वेश्चन में दिया होता है, तो मुझे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से क्या करना है, गुडविल निकालनी है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मैंने बताया कैसे निकालना है, उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्म की गुडविल आ जाएगी। ये तो हुई गुडविल की बात।
अब इसके बारे में जो हम एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ रहे हैं, इसका अगला जो सेकंड पार्ट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमने सिंपल एवरेज निकाली थी, वहाँ हम लोगों को वेटेड एवरेज निकालनी है। एक थोड़ा सा ब्रीफ में उसका डिस्कशन कर लेंगे अगली क्लास में। और एवरेज प्रॉफिट, एक तो हमने क्या करना है अगली क्लास में, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फार्मूला लिखना है, ठीक है। और उसके बाद एवरेज प्रॉफिट के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ सॉल्व करेंगे और आपको बताऊंगा कि अभी तो मैंने आपको फार्मूला लिख दिया कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट बिजनेस का कैसे कंडक्ट करना है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में हमने लोगों को नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है, कैसे एडलेस करना है, हम लोगों को अगर कुछ प्रॉफिट के अंदर एबनॉर्मलिटी है तो उसको नॉर्मल प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करना है और उसका कैसे एवरेज निकालनी है, उसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अलग अलग तरह के। तो ये जो आज डिस्कशन था गुडविल के बारे में, उसके 3 मेथड बताए मैंने, उसमें से एक मेथड का एक पार्ट मैंने फर्स्ट मेथड का फर्स्ट पार्ट सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड यहाँ डिस्कस किया। वेटेड एवरेज का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे गुडविल की फर्स्ट मेथड का सेकेंड पार्ट लेकर। नमस्कार।